नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम एक नए अंक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हैं। किसान भाइयों, हमारे जो पशुपालक भाई होते हैं, हमारा जो डेयरी उद्योग है, वो कृषि व्यवसाय का पूरक है। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल अभिन्न अंग है। एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। अगर दुधारू पशु हमारे स्वस्थ रहेंगे तो डेयरी उद्योग हमारा अच्छा फलेगा फूलेगा, और पशुओं के स्वास्थ्य पर ही हमारी कृषि भी केंद्रित होती है। लेकिन भारी धातुएं जो होती हैं वो हमारे पशुओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जिस तरह हम मनुष्यों में विटामिन और पोषक तत्वों की संतुलन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती, वैसे ही पशुओं में भी उनके पोषक तत्वों की संतुलन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। अगर पोषक तत्व ऊपर नीचे होंगे तो उनका संतुलन बिगड़ेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा और हमारा उद्योग प्रभावित होगा। भारी धातुओं का हमारे दुधारू पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हमने अपनी चर्चा करने के लिए आज का ये अंक सजाया है। और हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अमिता दुबे, जो सहायक प्राध्यापक हैं वेटनरी कॉलेज जबलपुर में, और हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। जी मैम, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि दुधारू जो पशु हैं वो हमारे बहुत बड़े अंग हैं कृषि के लिए। जी, भारी धातु क्या चीज़ होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। हाँ, ये भारी धातु शब्द कई बार आपने सुना होगा, और धातु शब्द तो मुझे पता है कि किसान भाइयों ने सुना होगा। भारी धातु भी धातु ही है जिनका वजन भारी होता है और डेंसिटी भारी होती है। जी। ये धातु शरीर में एक बार पहुंच जाए तो ये शरीर में लंबे समय तक रहती हैं, और उतक से ये जल्दी क्षीण होकर के नहीं निकलती हैं। और लंबे समय रहने के कारण इनका जो है पशुओं पर दुष्प्रभाव देखा गया है। जी, आपने बताया पशुओं पर दुष्प्रभाव। भारी धातुएं कैसे पशुओं के शरीर में पहुंच जाती हैं? ये आपने बहुत सही पूछा। भारी धातुएं जो है ये प्राकृतिक रूप से भी मिलती हैं, जैसे चट्टान हो गए, खदान हो गए, इसमें भी कुछ भारी धातुएं मिलती हैं। कुछ भारी धातुएं जो हैं, जो मैं नाम लूंगी, आपने इन किसान भाइयों ने इन भारी धातुओं का नाम सुन रखा होगा, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिलीनियम हो गया। ये भारी धातुओं का शरीर में उपयोग है, ये शरीर की वृद्धि के लिए काम में आती है। पर कुछ भारी धातुएं जैसे कि लेड हो गया, कैडमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, मरकरी हो गया, ये जो है शरीर के उपयोग में नहीं आती हैं और ये हानिकारक है। बिल्कुल। तो ये भी भारी धातुएं प्राकृतिक रूप से या तो चट्टान में मिलती है, या फिर आज की वर्तमान परिस्थिति में पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है भारी धातु को इनका मात्रा बढ़ाने में। जी। जैसे कि अगर औद्योगिक अवशेष हैं जो निकलते हैं और वो पानी में बह करके आते हैं, मिट्टी में बह करके आते हैं, जी, तो वो औद्योगिक अवशेष, वाहनों का जो धुआं निकल रहा है, पेंट जो यूज हो रहा है, ट्रैक्टर में, ट्रकों में जो बैटरीज यूज हो रही हैं, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इन सभी में काफी बहुतायत मात्रा में भारी धातु होती है। और हम अगर इनका प्रॉपर अवशेष को जो है प्रॉपर तरह से हटाते नहीं है तो वो खेत में पड़ी रहती है, रोड किनारे पड़ी रहती है, जिसको पशु जो है चाट लेते हैं या फिर उन्हें खा लेते हैं। और अभी आजकल तो आपने देखा होगा कि पतली पॉलिथीन का जो उपयोग हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें खाना भेजा रखते हैं, सब्जी रख दी जाती है, सब्जी मंडी में पड़ा रहता है, तो ये भी जो है भारी धातुओं का पशुओं के अंदर जाने का एक रास्ता बन गया है। अगर ये पशुओं में अधिक हो रहे हैं तो इसका क्या असर पड़ता है हमारे पशुओं के स्वास्थ्य पर? अच्छा, अगर इसके दो तरह से प्रभाव देखे गए हैं। अगर पशु एकाएक बहुत अधिक मात्रा में इन्हें खा लेता है, जैसे बैटरी अगर रखी है और उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे चाट लिया है, तो उस बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने के कारण पशुओं की तुरंत मृत्यु भी हो सकती है, मतलब वो जहर की तरह भी काम करता है। जी जी। और सबसे ज्यादा जो दुष्प्रभाव अभी देखा जा रहा है कि ये जो है ना धीरे धीरे पशुओं के शरीर में जा रहे हैं, और ये एक तरह से धीमा जहर की तरह काम कर रही है। बिल्कुल। क्योंकि ये जब
धातुएं पशुओं के शरीर में जाती हैं, जिसमें से ज़्यादातर हम बात कर रहे हैं लेड और मरकरी जी। और आर्सेनिक की। जी जी। जब ये पशुओं के शरीर में जाती हैं तो ये पशु के जो मुख्य अंग है, हम्म जैसे लिवर हो गया, हम्म। यकृत, जी किडनी हो गया, जी। वृक्क हो गया, हड्डियां हो गया, उनमें जाकर के ये धीरे 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 जमा होती जाती हैं और उन सभी अंगों के कार्य करने के तरीके को प्रभावित कर देती बिल्कुल हैं। वैसा ही नहीं लग रहा है मैम, जैसा आप हमें बता रहे हैं हाँ जी। कि जैसे मनुष्य के शरीर में अगर संतुलन बिगड़ता है पोषक तत्वों का तो उनकी किडनी फेल हो जाती, कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो वैसा ही बिल्कुल पशुओं के साथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही पशुओं के साथ होता है, क्योंकि इन भारी धातुओं के कारण लिवर फेल्योर हो जाता है, जी। किडनी फेल्योर हो जाता है और कई बार बहुत लंबे समय तक रहा तो ये कैंसर का परिणाम कर देता है तो पशुओं हमारे में। किसान भाई इस बात को ध्यान दें कि जो हमारे पशु हैं अगर उनका संतुलन बिगड़ता है और लेड और अपने मरकरी और इस तरह की धातु अगर उनके शरीर में ज़्यादा होती है तो उनके जीवन पर बन आती है, उनकी जान पर बन आती कह सकते हैं। तो मैम जो दुधारू पशु हैं, गर्भवती हमारी जो पशु हैं, उनमें भी तो फ़र्क पड़ता होगा फिर इसका? हाँ जी, ये आपने बहुत सही सवाल पूछा कि ये पशुओं की वृद्धि तो प्रभावित करता ही है। बिल्कुल। वृद्धि के साथ साथ जैसे जो मैंने बताया आपको कि मुख्य अंग जैसे लिवर और किडनी पे ये प्रभाव कर रहा है, उसके साथ साथ जो है ये जो उत्पादन क्षमता है उसको भी प्रभावित करता है। उत्पादन क्षमता को किस तरह से प्रभावित कर रहा है ये? जी। क्योंकि ये क्या है कि ये पशुओं में गर्भवती पशुओं में ये गर्भपात करा देता है। बिल्कुल। पशुओं को जो है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जी। कि जिसके कारण पशु जो है दूसरे बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, ये भारी धातुओं के कारण है। तो एक तरह से ये पशुओं का, दुधारी पशुओं के उत्पादन को प्रभावित कर रहा है। दूध में भी उत्पादन की भी क्षमता कम हो जाती है और ये पशु, भारी पशु अगर शरीर में है तो ये धीरे धीरे दूध में भी आ जाता है। तो मैम अगर दूध में आ रहा है तो फिर ये तो सीधे हमारे मानव शरीरों में भी जा रहा है, क्योंकि बच्चे पी रहे हैं, बुजुर्ग पी रहे हैं और दूध तो हर घर में इस्तेमाल होता है, तो क्या ये दूध में भी आ रहा है? इसका वैज्ञानिक तरीके से हमारे किसान भाइयों को बताइएगा। हाँ जी, ये दूध में, क्योंकि देखिए जब ये भारी धातुएं हैं ज़्यादातर ये पानी और चारे से पशुओं में पहुंच रही हैं। जी। जब पशुओं में पहुंचती हैं तो ये पशु के खून और ऊतक में जमा होता है। जी। फिर वहाँ पशु के खून से ये पशु के दूध में आ जाता है। तो हमारे विश्वविद्यालय में और कॉलेज में हम लोगों ने इस विषय में हम लोग शोध भी कर रहे हैं और जबलपुर के आसपास काफ़ी सारे करीबन 200 से 250 पशुओं के हमने खून की जांच की, जिसमें हमने लेड, कैडमियम का और आर्सेनिक का मात्रा देखी और दूध में भी मात्रा देखी। जी। तो हमारा जो शोध बता रहा है कि जो मात्रा पशुओं के खून में अगर मात्रा 0.5 ppm के आसपास हमें दिख रही है तो वो दूध में 0.3 ppm के आसपास नज़र आ रही है। तो मतलब जो है हम कह सकते हैं कि सीधी आधी मात्रा वो दूध में आ रही है। और दूध में आने के कारण क्या हो रहा है कि ये दूध जो है पशु का बछड़ा पी रहा है जी। और साथ ही साथ जो है मनुष्य के बच्चे पी रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भारी धातु, स्पेशली लेड और मरकरी ऐसी धातु है कि जो बच्चों के मानसिक विकास को बहुत प्रभावित करती है, उनकी मेमोरी पावर को, उनका ब्रेन डेवलपमेंट को, इन सबको ये प्रभावित करती मतलब है। कैसे? हाँ, बहुत मुश्किल है, दूध जहाँ अभी अमृत होना था वो एक जहर बन जाता है। हाँ जी। आपने तो समस्या इतनी गंभीर बताई है कि सुनकर ही एक तरीके से डर बैठ रहा है कि हमारे पशुओं को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। क्या उपाय हो सकते हैं मैम इसके? इसका उपाय जो है, एक तो उपाय बहुत सिंपल है और हमारी सजगता से पर निर्भर करता है कि पहले तो हम अगर मुख्य स्रोत जैसे कि औद्योगिक अवशेष है, पॉलीथीन है, बैटरीज हैं, इनका अगर हम सही तरीके से डिस्पोजल कर दें, ये पशुओं तक ना जा पाए तो एक हम इस तरह से रोक सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा, अगर चलो थोड़ा बहुत ये आ भी रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि कुछ चारे होते हैं जिनको अगर हम पशुओं को दे रहे हैं, कुछ हमारी हर्बल औषधि हैं जो घरेलू हैं, जैसे कि आंवला हो गया, हल्दी हो गई, इनको भी अगर हमने चारे के साथ मिला करके दे रहे हैं तो ये काफ़ी हद तक इसको बांध करके, ऐसा लिटरेचर में बताया गया है, लोगों ने जब शोध किया है तो उन्होंने देखा है कि आंवले का उपयोग अगर हमने कर लिया तो ये जो भारी धातुएं हैं ये काफ़ी हद तक, इससे जो नुकसान है थोड़ा सा कम किया जा सकता है। तीसरा जो है कि कुछ केमिकल्स हैं जो डॉक्टर की सलाह में देना चाहिए दवा के रूप में,
कि जिनको हम लोग चिलेटिंग एजेंट कहते हैं, जैसे एक बाल कह के कहा जाता है, EDTA है, इनको डॉक्टर की सलाह में उपयोग लेने पर तो ये इस तरह से हम उनको भारी धातुओं की मात्राओं को पशुओं में से कम कर सकते हैं। अगर हमारे कोई किसान भाई हैं वो चाहते हैं कि हम अपने पशु का चेकअप करवा लें, तो क्या इनके टेस्टिंग होते हैं, और होते हैं तो कैसे होते हैं, इसके बारे में जानकारी दें। हाँ, ये टेस्ट किए जा सकते हैं। और पहले तो एक है कि बहुत सिंपल टेस्ट है कि हम पशुओं के खून की ब्लड स्मेयर बनाएं, और उस ब्लड स्मेयर से जो है हमें RBC, पशुओं के खून में जो रेड ब्लड सेल्स होती है, उनकी संरचना को देख करके कई बार हमें पता चल जाता है। पर अगर ये बहुत लंबे समय तक विषाक्तता रही है तभी पता चलता है। नहीं तो सही तरीका है कि हम खून की जांच करें। खून में हमारे यहाँ ये सुविधा उपलब्ध है। खून में हम लेड की जांच कर सकते हैं, खून में हम कैडमियम की जांच कर सकते हैं, मरकरी की जांच कर सकते हैं, आर्सेनिक की जांच कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो है विशेषतया मशीन उपलब्ध है, जिससे हम इसकी जांच करके आपको बता सकते हैं कि पशुओं में इन भारी धातुओं की मात्रा कितनी है। तो हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि अपने पशुओं का भी समय समय पर पैथोलॉजी टेस्ट करवाते रहें। बिल्कुल ऐसा ही ना मैम, है ना, कि अगर वो पैथोलॉजी टेस्ट करवाते रहेंगे तो उनके स्वास्थ्य की जानकारी उनको पता होगी, और अगर कोई उन्हें रोग दोष हो रहे हैं और ख़ास तौर पर विषाक्तता अगर उनके खून में बढ़ रही है तो वो उसे ठीक कर पाएंगे। मैडम, हमने बात तो करी ये अपने किसान भाइयों की, डेयरी वालों के लिए बात कर ली। आवारा जो पशु हैं हमारे, वो भी एक बहुत बड़ी संख्या में आज उपस्थित हैं। उनमें भी विषाक्तता होगी, क्योंकि वो तो वैसे भी बाहर का ही खाते रहते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। उनसे कैसे ये संक्रमित होता है, और उनको अगर हमें बचाना है तो उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? सही बात है। आवारा पशु है तो आपने और हमने सबने देखे होंगे कि रोड के किनारे रहते हैं, और उनका मुख्य भोजन का स्रोत जो है, जो पन्नी में फेंका हुआ भोजन है, हमारे और आपके द्वारा फेंका हुआ भोजन है। तो वो भोजन तो खाते हैं, पर भोजन के साथ साथ वो पन्नी भी खा लेते हैं। तो ये पन्नी से भी जो है, जो क्योंकि पन्नी को आपको पता होगा कि सभी ने सुन लिया होगा कि पन्नी जो है वो विघटित नहीं होती है, जीर्ण नहीं होती है, वो वहीं डिस्पोजल नहीं है, उसका डिस्पोजल नहीं है। तो ये पन्नी से भी धीरे धीरे जो भारी धातु निकल करके पशु के शरीर में आते जाते हैं। और दूसरा जो है कि ये पन्नी डिस्पोज नहीं होती है, तो वो वहाँ एक गठान की तरह बनती जाती है, तो जिसके कारण जो है पशुओं को पेट की जो तकलीफ है वो शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जो आवारा पशु हैं उनको भारी धातु जाता है। तो उनको जो है, उनका जो निराकरण करना है उसका सिर्फ यही उपाय है कि एक तो हम पॉलीथीन का उपयोग कम करें जी। दूसरा जो है कि इनको भी जो है रोड में घूमना हम बंद करें और गौशाला वगैरह में बांध के रखें, तो उनको चारा दें। और चारा देने से क्या होगा कि काफ़ी हद तक जो है इनका जो स्रोत है उसको हम बचा सकें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारी स्वयं की जो सजगता है वो इसमें काम आ सकती है कि हम पॉलीथीन का उपयोग ना करें। खाना अगर हम डाल रहे हैं, कुछ चीज़ अगर हम जानवरों को दे रहे हैं, तो वो पॉलीथीन से निकाल कर दें। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र
HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मैम, हम बात कर रहे थे, आपने कहा पॉलीथीन खाते हैं और ये है, जिस तरह से आप वेटनरी डॉक्टर हैं, आप पैथोलॉजी में भी काम करते हैं, तो मैम पोस्टमार्टम करते होंगे जब आप डॉक्टर्स हैं पशुओं का, जानवरों का, क्या स्थिति देखते हैं आप, और अंदर की स्थिति जिसको कहेंगे वास्तविक स्थिति क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा अपने अनुभव साझा कीजिए हमारे किसान भाइयों से। हाँ बिल्कुल, मैं उसके बारे में बताऊं। और इवन जो कई बार हम लोगों ने पोस्टमार्टम करते वक्त स्थिति देखी है तो वो इतनी भयावह होती है कि आप उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे कि आपने और हमने जो कर्म किए हैं उसके कारण पशु की ये स्थिति हुई है। कई बार जानवर मर जाता है, जब हम ओपन करते हैं, उनकी बॉडी ओपन करते हैं, पोस्टमार्टम जानवरों का भी पूरा पोस्टमार्टम किया जाता है, पूरी बॉडी ओपन की जाती है, तो उनका जो एक पेट है जिससे ल्यूमन कहा जाता है, बड़ा पेट है, उसमें कई बार जो है 20 से 50 किलो तक पॉलीथीन की बॉल भरी रहती है, और इतना रहता है कि उसने पूरी तरह से एक बड़ी सी बॉल बना दी रहती है, और जिसके कारण जो है चारा जो है ना अंदर आ पा रहा है, और जो आ गया है तो वो आगे इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा है। तो वो वहीं पे भरा जो है वो सड़ने लगता है, जानवर को गैस, एसिडिटी, ये सारी, और कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो फट तक जाता है। नहीं तो वो र्यूमेन जो है वो बहुत कड़ा होता है, आसानी से फटने वाला नहीं है, पर इतनी स्थिति हो जाती है उसके कारण, पॉलीथीन के कारण। और जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना सारा गड्ढा तक, मतलब मैंने आपको बताया 50 किलो 100 किलो के आसपास तक बहुत स्थिति के खराब बॉल्स निकल के आते हैं। तो हमारे जो पशु हैं, आप समझ सकते हैं किसान भाइयों कि जो पशु है, हम अपना दर्द तो बता लेते लेकिन हमारे पशु नहीं बता पाते हैं। जिस तरह से मैम ने बताया, उनका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पोस्टमार्टम में उन्होंने देखा है कि किस तरह कचरा उनके शरीर से निकलता है। तो हमारी यही सजगता होनी चाहिए कि हम अपने पशुओं को इन कचरे से, भारी धातुओं से उसको बचाएं। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आप देखिए खबरें खेती की और हमें दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। कृषि वैज्ञानिकों ने सुझाई रबी की विपुल उत्पादन वाली किस्में, किसानों को 1 क्लिक से मिलेगी 4600 करोड़ की बीमा राशि, कामलिया कीट की जैविक दवा, धनिया से नगद आमदनी और कृषि मशीनरी प्रशिक्षण। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। विश्व में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके लिए व्यापक कार्य योजना की आवश्यकता है। धरती के अधिक तापमान से कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। वर्तमान जलवायु परिवर्तन को देखते हुए खेती के स्वरूप को बदलने की आवश्यकता है। कृषि अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिकों के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। आज कृषि की उन्नत तकनीक, सिंचाई, उर्वरक तथा कीटनाशकों के उपयोग से उत्पादन अधिकतम प्राप्त किया जा सकता है। रबी मौसम में बोई जाने वाली फसलें इससे ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। जने क्री के कृषि वैज्ञानिकों ने आगामी रबी फसलों हेतु किसानों को विपुल उत्पादन वाली किस्मों की जानकारी दी है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक किसान भाई रबी फसलों के लिए यहाँ दी गई किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। सरसों पूसा अग्रणी, पूसा जगन्नाथ, पूसा गोल्ड, JM1 आदि। चना में JG16, JG14, JG36, JG130, JG63, RVG 201, RVG 202, जाकी 9218, विजय आदि। मसूर में JL3, नूरी आदि। जबकि अलसी में JLS 9, JLS 27, JLS 95, JLS 79, रश्मि, पार्वती आदि। गेहूं की बुआई हेतु उन्नत किस्में HI 1544, MP 1202, JWS 322, MP 3288, HD 2967, HI 8713, HI 8773,
HI 7957 आदि का चयन करें। 15 अक्टूबर के बाद गेहूं की बुआई का कार्य शुरू कर दें। शरदकालीन गन्ने की बुआई का कार्य भी प्रारंभ करें। रबी फसलों की बुआई से पूर्व भूमि उपचार हेतु ट्राइकोडर्मा 5 किलोग्राम हेक्टेयर का प्रयोग करें। बीज उपचार हेतु फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम या वीटावैक्स 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग करें। किसानों को 1 क्लिक से मिलेगी 4600 करोड़ की बीमा राशि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के 21 लाख किसानों को 1 क्लिक से 4600 करोड़ रुपए की बीमा राशि उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। खरीफ 2019 की बीमित फसलों की बीमा राशि किसानों के खाते में 18 सितंबर को ट्रांसफर की जाएगी। पूर्व में ये कार्यक्रम 8 सितंबर को होना था। कामलिया कीट की जैविक दवा। कपास जैसी कई फसलों में कामलिया कीट काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए रासायनिक दवाओं का उपयोग काफ़ी खर्चे वाला होता है। ऐसे में किसान भाई स्वयं जैविक दवा बनाकर उसका उपयोग करने से कामलिया कीट को नियंत्रित किया जा सकता है। जैविक दवा बनाने के लिए 1 किलो तंबाकू 5 लीटर पानी में 3 दिन तक गला के रखें। चौथे दिन इसे मसल कर निचोड़ लें। इसके बाद 100 ग्राम काले धतूरे के रस में 250 ग्राम हरी मिर्ची पीस कर मिला दें। इस घोल में 500 ग्राम नीम का तेल तथा 25 ग्राम साबुन मिला दें। 15 लीटर पानी में 500 ग्राम तैयार घोल मिलाकर सुबह के समय छिड़काव करें। ये दवा सभी फसलों में लगने वाले कामलिया कीट की अचूक दवा है। इसका उपयोग छिड़काव के 15 दिन बाद भी किया जा सकता है। कामलिया कीट के नियंत्रण के लिए ये जैविक दवा बनाने में बहुत कम लागत आती है, इसलिए कृषि उत्पादन लागत कम करने तथा गुणवत्ता युक्त उपज बढ़ाने में जैविक दवाओं का उपयोग काफ़ी कारगर होता है। धनिया से नगद आमदनी। धनिया एक नगदी फसल है। सब्जियों में इसका उपयोग जायका बढ़ाने के लिए होता है। इसका मूल्य 10 रुपए किलो से लेकर 100 रुपए किलो तक हो जाता है। पानी से इसकी हानि होती है, इस कारण बरसात में ये बहुत महंगा हो जाता है। धनिया लगाने के लिए भारी दोमट भूमि जिसका जल निकास अच्छा हो उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। इसमें 5 से 10 टन गोबर की खाद अवश्य डालें। किस्मों में ग्वालियर नंबर 5365, मोरक्कन B2, CS 193, CO1 तथा MD2 लगाएं। बीज की मात्रा 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। बोनी का उचित समय अक्टूबर माह है। पहले बीज को रगड़कर 2 दलों में विभाजित कर लें। कतारों में 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बोएं। पौध से पौध की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। बीज का उपचार थायरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से करें। बीज को 10 से 20 घंटे पानी में भिगोकर निकालकर सुखाकर बोने से अच्छा अंकुरण होता है। बुआई के समय 160 किलो सिंगल सुपर फास्फेट 33 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। 20 से 25 दिन बाद 85 किलो यूरिया से टॉप ड्रेसिंग करें। कृषि मशीनरी प्रशिक्षण बुदनी में होंगे। भारत सरकार के बुदनी स्थित केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में आगामी माह में विभिन्न कृषि मशीनरी के प्रशिक्षण आयोजित होंगे। संस्थान के निदेशक श्री JJR नरवरे ने बताया कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग अलग अवधि के होंगे। इन प्रशिक्षणों में पावर टिलर, कटाई गहाई उपकरण, ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर, सबमर्सिबल पंप, डोजर, भूसा मशीन आदि एवं उपकरणों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसान भाइयों, खबरें खेती में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। मित्रों, कई लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन उनमें से किसान जो होता है वो हमेशा दूसरों के लिए जीता है। और इन किसानों में भी कई किसान ऐसे होते हैं जिन्हें अपनों से ज़्यादा अपने दूसरे किसान भाइयों की चिंता रहती है। ऐसे एक प्रगतिशील किसान हैं होशंगाबाद ज़िले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम बनाड़ा के अशोक कुमार पटेल जी, जो कि लगातार दूसरे किसान भाइयों के लिए भी जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कई नवाचार खेती किसानी में किए हैं, कई पुरस्कारों से वो नवाजे जा चुके हैं और इसके अलावा कई देशों की उन्होंने यात्राएं भी की हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी खेती के तरीकों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया है और साथ ही साथ वो अपने बाकी किसान भाइयों के लिए किस प्रकार उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो बहुत स्वागत है आपका अशोक जी कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। नमस्कार अशोक जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि खेती किसानी की शुरुआत कैसे हुई थी? क्या परंपरागत खेती आपके यहाँ होती आई या फिर आपने कब खेती किसानी का ये कार्य संभाला और उसमें किस प्रकार के आपने परिवर्तन किए?
मैं एक किसान का बेटा हूं और खेती किसानी हमारा परंपरागत व्यवसाय है। पुराने ज़माने से ही हमारे पिताजी के पिताजी, दादाजी ये सब खेती करते आ रहे हैं और बचपन से ही मैं कृषि कार्य से जुड़ा हुआ हूं। पहले जो खेती होती थी बैल बखरों से खेती होती थी, लेकिन समय के साथ परिवर्तन आया। अब खेती जो आधुनिक तरीके से होने लगी, खेती में यंत्रीकरण का चलन हो गया, जिसमें ट्रैक्टर, पावर टिलर और कल्टीवेटर और छोटी छोटी अनेक जो मशीनों का यूज़ उसमें हो रहा है। और खेती आगे अपने आप रूप में परिवर्तन, जिसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी है, सिंचाई के अन्य साधन भी उसमें उपलब्ध हो रहे हैं। अशोक जी, और थोड़ा संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कि एफपीओ ये आप किस प्रकार वहाँ पर संचालित कर रहे हैं? एफपीओ में मैं गरीब और छोटे जो आदिवासी किसान हैं उनको पूरे मेरे एफपीओ से जोड़ रहा हूँ और उनको किस प्रकार कृषि लाभ का धंधा बने, उनकी आमदनी में किस प्रकार वृद्धि हो और उनके जीवन में किस प्रकार के खुशहाली आए कृषि के रूप में, और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ में उनको छोटे छोटे गरीब जो आदिवासी किसान हैं, लाई, कामठा, सामरदा, तो उनको इकट्ठे करके और ये एफपीओ में मैं काम कर रहा हूँ। उनको अच्छे आदान जो है वो प्रदान कर रहा हूँ और इसके बाद में अच्छा बीज, खाद, दवाई और शासन की जो योजना है वो उनकी जानकारी में किसानों को दे। बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।